हाँ जी, दोबारा फिर बोल रहा हूँ बेटा एक बार फिर से। लेंथ ऑफ द कंडक्टर L, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ B जो कि इनटू है, और वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर जो कि राइट हैंड साइड को है, ये तीनों राइट एंगल पे होने चाहिए। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला आ जाता है B इंटू V इंटू L। लेकिन अगर हमें एक जैसे साइकिल वाला केस बताया था मैंने, साइकिल का व्हील घूम रहा है इन मैग्नेटिक फील्ड, हाँ मोशन ऐसा होना चाहिए कि जो लाइंस हैं वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना, उनको जो कंडक्टर का मोशन है वो कट करता हुआ जाए। यानी अगर इस व्हील को रोक दे तो ये वाला जो स्पोक है इसने मूव करना है एग्जैक्टली यहाँ पे बात करें तो राइट हैंड साइड, ये वाला स्पोक अभी राइट को जा रहा है, राइट। तो जब ये राइट को जाएगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं विच आर डायरेक्टेड इनटू द पेपर, वो फील्ड लाइंस को ये कट करता हुआ जाएगा। फील्ड है इनटू द पेपर, क्रॉस से हमने रिप्रेजेंट किया था। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, कंडक्टर की लेंथ है ये वाली, और तीन चीज़ें मैंने बोला था परपेंडिकुलर होनी चाहिए, फील्ड का स्ट्रेंथ, वेलोसिटी और कंडक्टर का लेंथ। तो अगर इसका बेटा कंडक्टर का लेंथ यानी कि ये जो स्पोक्स हैं इनका लेंथ अगर है L, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेपर, तो उस केस में आप इसको ना एरिया कवर्ड इन वन साइकिल, वायर की लेंथ है L, तो एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। एक चक्कर में जो टाइम लगता है उसको आप टाइम पीरियड कहते हैं। इसको याद होगा हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया था और 2 पाई बाय टाइम पीरियड को हमने ओमेगा लिख लिया। चलिए तीसरा फॉर्मूला था फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स d∅dt। तो तीन फॉर्मूले जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने के लिए यूज होंगे। ये यूज होगा या तो एरोप्लेन वाले केस में जो फॉर्मूला नंबर 1 है, BVL इन केस ऑफ एन एरोप्लेन, और B इंटू ओमेगा L स्क्वायर बाय 2 अगर एक रॉड या एक वायर या एक डिस्क एक सर्कल में घूम रही है, और तीसरा फॉर्मूला है d∅dt। तो तीनों से इंड्यूस्ड ईएमएफ आप निकाल पाएंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी बेटा ताकि टाइम थोड़ा सा बच जाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डन हो गया। ओके, अब क्वेश्चंस पे आते हैं। दो चीज़ जरा और समझ लीजिए साथ साथ में, एक और आपको सिंपल से कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, स्क्रीनशॉट लेना बाद में इसका भी। अगर ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म, और मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है B, और ये अपने पास तीन चीज़ें हैं, 1 सिर्फ एक रॉड है, 2 एक सर्कल है, 3 एक सेमी सर्कल है, एक और ले लेते हैं 4 एक और लेते हैं, ये एक टेढ़ा मेढ़ा वायर है, लेकिन सबका लेंथ 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 इधर को L है, और इन सबको अगर हम एक वेलोसिटी दें डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फील्ड क्रॉसेस मतलब आपकी तरफ से अंदर को जा रहा है स्क्रीन के, इन सभी को हम एक डाउनवर्ड वेलोसिटी दें तो वेलोसिटी हो गई बेटा नीचे की ओर, वेलोसिटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड। डाउनवर्ड डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो है वो बनेगा हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टली सभी का लेंथ L L L L है, तो सभी में सेम ईएमएफ इंड्यूस होगा, यानी कि सभी के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला है BLV। सभी का इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दिस सिचुएशन इज BLV। शेप जो मर्जी हो, शेप मैटर नहीं करती, जो वेलोसिटी का डायरेक्शन था ना डाउनवर्ड्स, उस डाउनवर्ड डायरेक्शन के परपेंडिकुलरली कितना लेंथ है अपने पास, अब हमें ये वाला लेंथ चाहिए। तो ये लेंथ जो है वो चाहे तो आप इसका निकाल लो बेटा रॉड का, चाहे आप ये लेंथ जो है सर्कल का निकालो, चाहे सेमी सर्कल का निकालो, चाहे जो नीचे वायर पड़ी है, सबका इधर को लेंथ सेम है, तो सभी में सेम ईएमएफ इंड्यूस होगा। दैट मीन्स
इन फ्यूचर ध्यान रखना, शेप जो है, शेप दैट डजंट मैटर। यहाँ पे अगर मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दूं तो इसका जो शेडो है या जो प्रोजेक्शन है उसका लेंथ, इसका डायामीटर, इसका भी डायामीटर और इसका भी बेटा ये वाला लेंथ, ये सारे सेम है तो सभी में सेम ईएमएफ इंड्यूस होगा, BLV। चलो अब मैं थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर एक आपके पास ये सर्कुलर रिंग है जिसकी वेलोसिटी है v और जिसका रेडियस है r, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 2r, ठीक है। तो पूछे कि इसमें कितने वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस हुआ, यही फॉर्मूला लगाना बेटा, b ऑलरेडी है, वेलोसिटी है, लेंथ की जगह आपने इस बार वेलोसिटी राइट हैंड साइड को है तो उसके परपेंडिकुलर कितना लेंथ है वो 2r, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा b इंटू v इंटू लेंथ की जगह लिखेंगे 2r, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज bv इंटू 2r, लेंथ की जगह 2r लिख दो। चलो एक और सिचुएशन दिखाता हूँ, ऐसा क्वेश्चन जो है वो HC वर्मा में गिवन था। हाँ जी, तो एक पॉइंट अब और जरा बेटा, जब ये राइट हैंड साइड को जाएगा आप ना अपना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करो। 4 फिंगर का जो डायरेक्शन है वो इनटू द स्क्रीन कर लो, सेंट्रल फिंगर लेफ्ट हैंड की राइट हैंड साइड को करो, तो थंब आपका पॉइंट करेगा अपवर्ड्स, चेक कर लो जरा, स्क्रीन के नीचे से ऊपर की तरफ को, अपने आप करके देखो बेटा। लेफ्ट हैंड का 4 फिंगर इनटू द स्क्रीन, सेंट्रल फिंगर टूवर्ड्स राइट हैंड साइड, तो थंब का डायरेक्शन चेक करो, ऊपर की ओर आएगा, ऊपर की ओर आएगा मींस पॉजिटिव चार्ज ऊपर इकट्ठा हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स नीचे को आ जाएंगे, इधर भी आएंगे इधर भी आएंगे, तो यहाँ पे माइनस वोल्टेज, यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज आएगा। तो क्वेश्चन आपको जो बताने वाला था वो ये था कि नीचे ना एक कंडक्टिंग प्लेट है, उसके ऊपर 2 रिंग रखे, 2 रिंग, इसका रेडियस है 2r, इसका रेडियस है 3r, लेकिन इन दोनों रिंग्स को सेम डायरेक्शन में नहीं चलाया। जैसे ये राइट को आ रहा था ना, इसको राइट को लेके गए, लेकिन इसको हम लेफ्ट को लेके गए। चेक करो जरा, मोशन समझ आ गया आपको? इसको राइट को लेके गए, दैट मीन्स इसके ऊपर की तरफ पॉजिटिव आएगा, नीचे की तरफ नेगेटिव आएगा। बट इसको आपने लेफ्ट को मूव किया, इसका ऊपर नेगेटिव होगा, नीचे पॉजिटिव होगा। चलिए, तो ऊपर पॉजिटिव इसके, नीचे नेगेटिव, इसका ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, इसका रेडियस लेटर से 2r है, रेडियस है 2r, तो डायमीटर क्या होगा 4r, इसका रेडियस है 3r, तो डायमीटर क्या हुआ 6r। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन क्या है कि पॉइंट P आपको यहाँ पे नजर आ गया बेटा, और इसके पॉइंट Q के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो जैसे मैंने बताया कि ऊपर नेगेटिव आएगा नीचे प्लस आएगा, इसका ऊपर नेगेटिव है नीचे प्लस है, उल्टा बोल दिया, नीचे नेगेटिव ऊपर प्लस। तो हमें पॉइंट P और पॉइंट Q में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकालना है। तो ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं Q से बॉटम की तरफ को आऊं तो वोल्टेज कम हो रहा है, और इधर से इधर को जाऊं तो भी वोल्टेज कम हो रहा है, या उल्टा चल पड़ो, पॉइंट P से बॉटम की तरफ आएंगे वोल्टेज बढ़ा, और इसी पॉइंट से Q की ओर जाएंगे वोल्टेज और बढ़ गया। जैसे अपने सेल होते हैं ना, जो आप टॉर्च में सेल डालते हो, रिमोट में सेल डालते हो, वो ऐसे लगे होते हैं कि एक का प्लस अगले के माइनस को जोड़ा होता है। तो अगर ये सेल 1.5 वोल्ट का है, ये भी 1.5 का है, तो बेटा इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आए तो 1.5 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ गया, यहाँ से यहाँ गए 1.5 वोल्ट और बढ़ गया। जैसे जैसे सीढ़ी होती है, स्टेयर केस में आप जब
यहाँ से चलते हो तो आप एक स्टेप ऊपर हो गए। जब एक और स्टेप ऊपर चले गए तो इस पॉइंट में और इस पॉइंट में जो डिफरेंस है हाइट का वो h1 प्लस h2 हो जाएगा ना, एग्जैक्टली वही है। जब आप पॉइंट P से इस प्लेट पे आएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा उसका फॉर्मूला यही है, बट इसका रेडियस r था, अब रेडियस अपना 2r है, तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा बाय बी वी इंटू लेंथ, लेंथ यानी 4r। और जब यहाँ से, ये तो पूरा कनेक्टर है, सभी जगह सेम पोटेंशियल मिलेगा, और यहाँ से जब पॉइंट Q पे जाओगे तो फिर से पोटेंशियल इंक्रीज होना है। अब इंक्रीज होना है बी वी इंटू लेंथ ये वाला, जो कि होगा 6r। इन दोनों को ऐड करना है बेटा, जैसे यहाँ पे ऐड किया। चलिए दोनों को ऐड करने पे आंसर आने वाला है b इंटू 4r इंटू वी, देन यहाँ पे आएगा b इंटू 6r, यहाँ पे 4r गलत लिखा हुआ, 6 कर देना इसको आप, मैं ठीक कर ही देता हूँ, ये 6 है। b इंटू 6r इंटू वी, बेटा दोनों को ऐड करेंगे ना, 10br भी आंसर आएगा। दोबारा देखो, अगर ये रिंग जो है, अगर ये रिंग राइट हैंड साइड को जाए तो ऊपर प्लस बनता है, नीचे माइनस बनता है, तो ये भी राइट को गया था तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे माइनस आएगा। और कितने वोल्ट बनेंगे, वो आएगा बी वी इंटू डायामीटर, डायामीटर यानी 6r। इसको आप लेकिन लेफ्ट को लेके गए तो इसमें जो वोल्टेज इंड्यूस होगा, इसमें अगर ऊपर प्लस था तो इसमें माइनस आएगा, तो इसमें जो वोल्ट बने वो आए b इंटू 4r इंटू वी। अब क्वेश्चन है कि पॉइंट P और पॉइंट Q में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ से यहाँ तक जाते हुए अगर 3 वोल्ट बढ़ गए और इधर से इधर जाते हुए 4 वोल्ट और बढ़ गए तो टोटल 7 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हुआ ना। तो यहाँ से यहाँ आएंगे इंक्रीज इन वोल्टेज 4 BVR, और यहाँ से यहाँ गए इंक्रीज इन वोल्टेज 6 BVR। तो P और Q में कितना वोल्ट का डिफरेंस हो गया, वो आएगा 10 BVR। चलो अब मैं एक्स्ट्रा इंक इरेज कर रहा हूँ, और इसका भी अब आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आराम से ड्रॉ करते रहना इनको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मनसिमरन बेटा, थंब डजंट टेल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, थंब से आता है मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स थंब से उल्टे आते। सर यहाँ पे जो हमने 2r लिया है, ये रेडियस लिया है या डायमीटर? ये बेटा रेडियस था तो डायमीटर 4r हो गया, इसका रेडियस 3r है तो इसका डायमीटर यहाँ पे 4 की जगह पे 6 कर देना बेटा, गलत लिखा हुआ मैंने यहाँ पे 6 कर देना, तो 6 + 4 10 आंसर आएगा। सर अगर ये जो अभी हमने सर्कल लिया है, जो हाँ जी, अगर इसकी जगह हम जो नीचे ये टेढ़ी मेढ़ी सी फिगर हाँ है हाँ, जो तब भी यही आंसर आना था, तब भी यही आंसर आना। फिर सर उसमें मान लो यहाँ पे ना ऐसी टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती, लेकिन उसकी हाइट भी इतनी होनी चाहिए थी, हाइट मस्ट बी सेम, तो भी सेम आंसर आ जाएगा। इधर भी एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन ले लो, वो भी चलेगी, वो भी ठीक है। सीधी लाइन ले लेंगे वो भी ठीक है, स्ट्रेट लाइन लेंगे तो भी ठीक है, सभी केस पे सेम आंसर आएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए सभी ने। तृप्ति ने क्वेश्चन पूछा है कि सर अगर लेंथ परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी नहीं है उस केस में, ये देखो ना इधर बेटा, यहाँ पे लेंथ परपेंडिकुलर नहीं थी तो हमें लेंथ का वो वाला पार्ट यूज करना पड़ा जो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है। मैंने यहाँ पे अभी ना एक ट्रायंगल सा ड्रॉ किया था, दोबारा बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ किया था, तो आप इसका ना इफेक्टिव लेंथ निकाल लो कि जो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये लेंथ कितनी है, ये चाहिए हमें बेटा, इसको यूज करना है, ये पूरी लेंथ नहीं आएगी।
अगर अगर मान लो ये वाला एंगल है थीटा और इसकी लेंथ थी एल, तो आप बेटा एल कॉस थीटा यूज करोगे एल की जगह। वो क्लियर हो गया होगा? चलो ठीक है। हाँ जी, अमनप्रीत का क्वेश्चन है कि क्या ये मैंडेटरी है कि दोनों रिंग्स कांटेक्ट में होने चाहिए? मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ था ऐसे, अगर सेम डायरेक्शन में चलाएंगे तो ये माइनस भी हो जाएंगे ईएमएफ। ऐसा जरूरी नहीं कि अपोजिट ही चले, सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो बेटा आंसर डिफरेंट होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहे हैं। एक्स्ट्रा इंक्रीज कर दें पहले, नहीं तो बाद में आगे तंग करेगी। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने, ठीक है। ये क्वेश्चन है दिशा का कि एक ना लूप है, लूप तो खड़ा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स को ना चेंज किया जा रहा है। कैसे चेंज करेंगे? कभी मैग्नेट इसके पास ले आएंगे, कभी इससे दूर ले जाएंगे, तो उसके कारण इसमें V वोल्ट का EMF इंड्यूस हो गया। तो क्वेश्चन है कि वर्क डन, अगर एक चार्ज Q को ले जाना हो इस क्लोज्ड पाथ के अलोंग, तो वो वर्क डन कितना हो? तो दिशा का क्वेश्चन ये था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमने पढ़ा वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है। कंजर्वेटिव फील्ड में जो वर्क डन है अलोंग क्लोज्ड पाथ में तो जीरो आता है, बट यहाँ पे आंसर लिखा हुआ था क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन बाय चार्ज, तो यहाँ पे पूरे में पोटेंशियल डिफरेंस है इक्वल टू V वोल्ट का EMF इंड्यूस हुआ, तो Q को इधर ले जाओ, तो आंसर तो इसका Q इंटू V है। तो दिशा क्वेश्चन ये है कि जीरो क्यों नहीं है? जीरो आना चाहिए। जीरो दिशा बेटा तब आएगा अगर अपने पास फील्ड जो है वो किसी पॉइंट चार्ज या चार्जेस का होगा। पॉइंट चार्ज या चार्जेस का फील्ड होगा, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कंजर्वेटिव, जैसे इसकी फील्ड लाइन जैसे, राइट। तो इसमें क्या होगा, जब आप इस पॉइंट से एक चार्ज, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इधर को तो बेटा ये चार्ज अपने आप चला जाएगा ना, अपने आप जाता है, तो उस केस में वर्क डन जो है वो नेगेटिव होता है। बेटा जिधर को डिस्प्लेसमेंट है, आपको इसको लेके जाना धीरे धीरे धीरे, ये तो इसको भगाएगा राइट हैंड साइड को, आपने स्लोली कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके जाना है। तो आप फोर्स इधर लगाओगे ना, ताकि ये भाग ना जाए, इधर को धीरे धीरे आए। जैसे आप घर में बेटा एक किचन में आपके पास एक कांच का यूटेंसिल है, उसको आप छोड़ थोड़ी देते हो कि अपने आप आ जाएगा नीचे अंडर ग्रेविटी, आप उसको धीरे धीरे लेके आते हो, तो आपको फोर्स ऊपर की ओर लगाना पड़ता है। आपने इस चार्ज को धीरे धीरे यहाँ लेके आना है, आप फोर्स लगाओगे लेफ्ट हैंड साइड, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में अगर एंगल होगा 180 तो वर्क होगा नेगेटिव। जब आप इधर से इधर आएंगे कोई वर्क नहीं होगा। रीजन, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन देखो और फोर्स का डायरेक्शन देखो। फोर्स आपने इधर को लगाया, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में एंगल हो गया 90, यहाँ कोई वर्क नहीं। यहाँ से जब यहाँ आओगे इस पॉइंट पे, तो आप पॉजिटिव वर्क करोगे। रीजन, इस बार भी आप फोर्स लगा रहे हैं इधर को, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी हो रहा है इधर। तो अगर यहाँ पे 70 जूल नेगेटिव वर्क हुआ, तो यहाँ पे प्लस 70 जूल वर्क हो गया। और सेम वे जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, इसमें कोई वर्क नहीं हुआ, तो पूरे पाथ में वर्क हुआ -70, फिर 0, फिर +70, फिर 0। तो टोटल वर्क डन अलोंग क्लोज पाथ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वो 0 होता है। लेकिन ये होगा जब चार्जेस, पॉइंट चार्ज की बात करें। लेकिन जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो अगर इलेक्ट्रॉन्स बेटा यहाँ पे इधर को जा रहे हैं, राइट, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा अगेंस्ट द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को होगा, यहाँ पे ऐसे होगा। यहाँ पे आपने नोटिस किया फील्ड वाज ऑलवेज दिस वे दिस वे दिस वे। इसमें नहीं है, इसमें फील्ड इधर को भी है, फिर ऐसे भी है, फिर ऐसे भी है।
तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में क्लोज पाथ के अलोंग वर्क डन जो है वो 0 नहीं आएगा। सो बी केयरफुल। जो चार्जेस के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड थे उनका वर्क डन अलोंग क्लोज पाथ आएगा 0, बट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा उसका वर्क डन 0 नहीं आएगा क्लोज पाथ के बाद। याद रखना। तो वैसे तो मैंने ये बोला हुआ है कि 90% आंसर 0 ही होता है क्वेश्चंस का जिसमें 0 लिखा हो, इसमें 0 नहीं आएगा। हाँ, अगर किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सर्टेनली 0 आएगा। हाँ जी दिशा बेटा, आपको क्लियर हो गया? बाकी बच्चों को भी क्लियर हो गया होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यस सर। चलिए एक अच्छा ये ना एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने जो इससे पहले वाला क्वेश्चन करा था व्हील्स वाला, हाँ जी हाँ जी। उसमें जब आप कहते हैं अगर एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो माइनस होगा, हाँ हाँ, तो क्योंकि कैसे? वो कैसे, क्योंकि अभी जैसे ऊपर एक में प्लस आ गया एक में नेगेटिव आ गया, दूसरे केस में वोल्टेज उल्टा हो गया था, चेक करो। दूसरे केस में वोल्टेज इंड्यूस्ड अपोजिट हो गया था, तो इसलिए वो एड अप हो गए। अगर दोनों में सेम डायरेक्शन में वोल्टेज इंड्यूस होगा, जैसे दो सेल का पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में जोड़ लेंगे तो उनके ईएमएफ माइनस करने पड़ते हैं। पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ेंगे सेल के तो ईएमएफ प्लस हो जाता है, जैसे रिमोट में सेल डालते हो। अगर उल्टे डालोगे तो माइनस हो जाएगा। दैट इज द रीजन। होप कि क्लियर हो गया होगा। पीछे करो एक बार, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने। एक्स्ट्रा इंक हटाता हूँ, पिछले भी करो। अगर ये भी राइट हैंड साइड को मूव करेगा ना तो इसका ऊपर का सिरा प्लस होगा, नीचे वाला माइनस होगा। तो जब पी से क्यू जाएंगे वोल्टेज कम हो जाएगा और यहाँ से क्यू पे जाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा। एक बार कम एक बार ज़्यादा, यानी कुछ आपने माइनस कर दिया फिर उसने कुछ प्लस कर दिया, तो बेसिकली दोनों नंबर माइनस होंगे ना। दैट इज द रीजन। चलिए एक और क्वेश्चन था दिशा का। अगर एक मैग्नेट, ये मैग्नेट है एक, ये एनिमेशन के लिए मैंने ड्रॉ किया, नीचे वाला डायग्राम जो है वो बुक का डायग्राम है। अगर यहाँ पे साउथ पोल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, और इसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, तो क्वेश्चन है कि इन दोनों रेजिस्टेंस में करंट किधर को चलेगा। तो बेटा हमने लेंजेस रूल पढ़ा था ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपने कॉज को अपोज करता है। तो ये जो दोनों कॉइल्स हैं, लेफ्ट वाली राइट वाली, इनमें कुछ ऐसा करंट चलेगा ताकि ये मैग्नेट को एंटी क्लॉकवाइज घूमने से रोके, अपोज करे। तो अपोज करने के लिए मैंने वैसे एक वीडियो आपको और भी सेंड किया हुआ है जिसमें एक रिंग था, दो मैग्नेट थे। तो बेटा जो साउथ पोल है ना वो यहाँ से शुरू होके इधर पहुँच गया, हमने इसको जाने से रोकना है, और इसका नॉर्थ यहाँ से चल के इधर पहुँच गया। तो बेटा नॉर्थ को जाने से रोकना है, साउथ को जाने से रोकना है, खींचना है अपनी तरफ। तो यहाँ पे अट्रैक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, यहाँ पे होगा अट्रैक्शन। अट्रैक्शन के लिए फिर डेवलप करना होगा यहाँ पे एक नॉर्थ पोल कॉइल में। नॉर्थ पोल वही राइट हैंड की आप ना बेटा थंब और फिंगर्स यूज करो। अगर मुझे इधर को नॉर्थ पोल बनाना है, यानी कि थंब मैंने अपने राइट हैंड का थंब है ना, राइट हैंड का थंब मैंने लेके आना है इधर को, तो मैं फिंगर्स देखो बेटा जरा कैसे कर्ल करूंगा। तो ये मेरे राइट हैंड साइड का बैक साइड है, पाम नहीं है, बैक साइड है राइट हैंड, ऐसे। तो करंट बेटा इधर को चलना चाहिए ना, ऐसे, एग्रीड ना। तो करंट होना चाहिए ऐसे। ओके, करंट ऐसे हो गया, तो ये वाला करंट इधर से होके देखो जरा किधर गया, C2D। C2D वाले दो ऑप्शन है अपने पास। इधर आ जाओ बेटा, यहाँ पे हमें साउथ पोल बनाना है इस जगह पे।
तो साउथ के लिए भी हैंड का पोजीशन चेक कर लो, वही आएगा बेटा, यहाँ पे नॉर्थ बनाना है तो यहाँ भी करंट सेम डायरेक्शन में ही सेट करना है, लाइक दिस। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल बन जाएगा बेटा राइट हैंड साइड पे। तो करंट फ्लो होगा ए टू बी। चेक करो, डाउट है तो बता सकते हो। हाँ जी, रिपीट करूँ? रिपीट देखो। यस सर, रिपीट कर। साउथ पोल गया इधर को गया मींस यहाँ पे उसको अपोज करने के लिए एक नॉर्थ पोल बनाना पड़ेगा इस जगह पे। नॉर्थ पोल बनाने के लिए आपको राइट हैंड का थंब राइट हैंड साइड को रखना है, फिंगर्स गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट का डायरेक्शन बेटा ऐसे आएगा, यानी अगर आप करंट को इधर से देखेंगे इस साइड से, तो जो करंट है वो दिखेगा आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस ऑब्जर्व दोनों कॉइल्स में करंट क्लॉकवाइज दिखेगा इसको। ठीक है, तो उससे बेटा डायरेक्शन निकल आएगी करंट की। बहुत सिंपल है, बाकी आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है उसके आगे। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका भी एक। चलिए ले लिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। एक्स्ट्रा इंकरेज करते पहले। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक कॉपर का ना डिस्क है, उसको रोटेट किया रैपिडली बिलो अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल। द मैग्नेटिक नीडल स्टार्ट्स रोटेटिंग विद, देखो ऐसा होगा बेटा कि ये अपनी एक मैग्नेटिक कंपास हो गई, ठीक है। उसके नीचे हमने, क्योंकि ये भी एक मैग्नेट होता है, कंपास इज अ मैग्नेट, उसके नीचे हमने एक डिस्क को घुमाना शुरू कर दिया। तो मैग्नेट के रिलेटिवली डिस्क जब घूमेगी तो डिस्क में बनेंगे एडी करंट्स, डिस्क में बनेंगे एडी करंट्स। और एडी करंट्स जो हैं वो अपने कॉज को अपोज करते हैं। एडी करंट्स अपोज देयर कॉज। तो कॉज तो है वैसे डिस्क का रोटेशन, है ना, डिस्क घूम रही है, उसको अपोज करेंगे। लेकिन मैंने बताया आपको कई बार कि दुनिया की कोई भी फोर्स सिंगल फोर्स नहीं है, इन दोनों में एक इंटरेक्शन हो रहा है ना, डिस्क में और कंपास में। तो अगर डिस्क जो है उस पे फोर्स लगा इधर को, तो कंपास पे भी फोर्स लगेगा इधर को, दोनों पे लगेगा। तो डिस्क को ये रोकना चाहता है मैग्नेटिक कंपास, और डिस्क जो है वो कंपास को इधर को घुमाने की कोशिश करेगी। अब आपको मैंने बताया कई बार कि जो चीज ना ज्यादा हैवी होती है, दोनों में से हैवियर, वो सक्सीड करती है बेटा हमेशा, इफेक्ट हमेशा हल्के वाले पे आता है। अगर हम एक ट्रक को अपोज करना शुरू कर दें कि मैं इस ट्रक को रोक के दिखाता हूं, ट्रक इधर को जा रहा है बेटा, आपने पीछे खींचना शुरू कर दिया, तो आप जानते हैं ट्रक तो नहीं रुकता बेटा, आप जाते हो ट्रक के साथ में, क्योंकि आप हल्के हैं। तो यहाँ पे कंपास हल्का है तो कंपास घूमेगा डिस्क की डायरेक्शन में, लेकिन वो डायरेक्शन, सॉरी, जो वेलोसिटी है वो बराबर नहीं होगी, क्योंकि अगर बराबर होगी दोनों की वेलोसिटी तो रिलेटिव मोशन हो जाएगी बंद, एडी करंट्स बंद हो जाएंगे। तो एडी करंट्स तो तब तक चलते हैं जब तक दोनों के बीच में कुछ रिलेटिव मोशन होगा, तो इसका स्पीड थोड़ा कम रहेगा डिस्क के कंपैरिजन में। तो सी चॉइस इज द करेक्ट चॉइस।
दोनों का स्पीड सेम हो गया तो फिर रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यानी कंपास के कंपैरिजन में डिस्क मूव नहीं कर रहा। अगर मोशन नहीं हुआ बेटा फिर एडी करंट नहीं बनने। तो मोशन क्योंकि एडी करंट से हो रहा है तो कंपास का स्पीड डिस्क से थोड़ा कम रहेगा। चलो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा ताकि याद रहे कैसे कैसे किया था डिस्कशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक्स्ट्रा इंक हटानी पड़ेगी। चलो अगला क्वेश्चन है, एक कैपेसिटर के अक्रॉस हमने एक वोल्टेज अप्लाई किया। ये तो सिंपल क्वेश्चन है बेटा, हमने डिस्कस किया था ना ऑल्टरनेटिंग करंट्स में। कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो करंट से 90 डिग्री आगे रहती है। तो यहाँ पे पहला चॉइस लिखता है कि करंट पीछे रह गया, गलत हो गया। दूसरा है करंट और वोल्टेज सेम फेज में होंगे, ये भी गलत होगा, सेम फेज में भी नहीं होते बेटा। करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री, ये सही आंसर है। और एक फुल साइकिल में कैपेसिटर डजंट कंज्यूम एनी एनर्जी फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स, ये भी सही आंसर है। इसमें दो आंसर्स करेक्ट है, टू आंसर्स आर करेक्ट। दो आंसर सही हैं। कैपेसिटर और इंडक्टर मैंने बताया था आपको वॉटलेस डिवाइस होते हैं, इनका एवरेज पावर कंज्यूम्ड ओवर कंप्लीट साइकिल 0 होता है। फुल साइकिल में कोई पावर कंज्यूम नहीं होगा। बी चॉइस भी सही है। तब बी चॉइस बताना फिर से, डी तो आ गया था बेटा अभी मैंने डिस्कस किया ना लास्ट टाइम, जो एवरेज पावर वाला टॉपिक, उसको देखिए एक बार बेटा। हाँ जी सर। उसमें डिस्कस किया हमने इंडक्टर और कैपेसिटर दो ऐसे डिवाइस हैं जो पावर कंज्यूम नहीं करते। ओके फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, नो कॉन्सेप्ट हियर। चलिए अगला दो क्वेश्चन है, एक है 118 और एक 119, पीएमटी 2012 में आए दोनों। तो क्वेश्चन है कि कॉइल जो है उसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड किया और उसका जो प्लेन था कॉइल का दैट वाज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कॉइल में करंट पास किया, कॉइल ने ऑसिलेट करना शुरू कर दिया विच आर डिफिकल्ट टू स्टॉप, बट एक एल्यूमिनियम प्लेट अगर उसके पास रखें तो ऑसिलेशन जल्दी बंद हो जाती हैं। दिस इज ड्यू टू, तो मैंने डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल प्लेस्ड दैट वाज बेसिकली अ गैल्वेनोमीटर, याद करो। फिर हमने जब एडी करंट्स डिस्कस किए तो हमने डिस्कस किया कि एडी करंट्स को यूज करके हम डैम्पिंग ऑफ ऑसिलेशंस कर सकते हैं, जिसका नाम रखा गया था डेड बीट गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो एडी करंट्स वाले लेक्चर को एक बार दोबारा से रिव्यू करना पड़ेगा। तो उसको जो एल्यूमिनियम फ्रेम पे कॉइल को वाइंड किया गया था ताकि उसके जो ऑसिलेशन जल्दी खत्म हो जाए, उसके पीछे होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। तो जो उसमें इंड्यूस्ड एडी करंट्स बनेंगे एल्यूमिनियम प्लेट में, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्प करना मीन्स ऑब्स्ट्रक्ट करना, अपोज करना, वो ऑसिलेशंस को अपोज करता है और कॉइल जल्दी रुक जाती है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से एडी करंट्स बनेंगे। एडी करंट्स बेटा मैंने आपको एक वीडियो भी दिखाया था जिसमें एक कॉपर का प्लेट दो मैग्नेट्स के बीच में ऑसिलेट कर रहा था। तो जब फील्ड हमने ऑन किया, मैग्नेटिक पोल डेवलप हो गए तो वो प्लेट जल्दी से रुक गई। वही इफेक्ट बेटा यहाँ पे भी आएगा। चलिए 119 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, ड्रॉ करता हूँ साथ साथ में। एक कॉइल का रेजिस्टेंस है 10 ओम और उसमें हमने ना मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू चेंज किया, लेट अस से मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर था। तो टाइम के साथ जो करंट इसमें चला आई, करंट आई विद टाइम, उसका ग्राफ आपको दिया हुआ है। तो
पहले ये बताओ कि एरिया अंडर करंट टाइम ग्राफ क्या होता है, कौन बताए चैट बॉक्स में लिखो। एरिया अंडर करंट टाइम ग्राफ क्या आना चाहिए? हाँ जी, दिशा का आंसर ठीक है, धृति का आंसर भी ठीक है। गुड गुड गुड। बेटा एरिया निकालने के लिए आप वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करोगे ना। बेस में है टाइम, हाइट में है करंट, पावर नहीं आएगी, गलत हो गया, पावर नहीं आएगी। बेस में है टाइम और हाइट में है करंट। करंट होता है चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड, टी से टी कैंसिल, तो ये चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, कितना चार्ज फ्लो हुआ। चलो अब इधर आ जाओ। हाँ जी, इधर बेटा अब था 10 ओम का रेजिस्टेंस था, राइट। हमें निकालना मैग्नेटिक फ्लक्स में कितना चेंज हुआ। बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स d∅/dt इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, ठीक है, कोई डाउट नहीं। इंड्यूस्ड ईएमएफ को अगर मैं वोल्टेज को अगर मैं रेजिस्टेंस से डिवाइड करूं, करंट आएगा, इक्वल टू करंट, इज इट? वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड किया, करंट आएगा। करंट चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड लिखते हो आप, dq/dt। चेक करो, बाय dt किया कैंसिल, dq यहां से निकलेगा बेटा, एरिया से dq आ जाएगा अपने पास। तो ये फॉर्मूला एक बेटा नोट कर लो, dq इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ वाले केस में dq इक्वल टू d∅/r। कितना चार्ज फ्लो हुआ उसका फॉर्मूला रहेगा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस। दोबारा एक देखो, बार फिर से। दोबारा वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड किया तो करंट आता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ कॉइल वाले केस में d∅/dt, और करंट खुद भी dq/dt। बाय dt किया कैंसर, राइट पे बचा dq, लेफ्ट पे बचा d∅/r। तो हमें निकालना है अब d∅ कितना होगा, कितना फ्लक्स में चेंज आया। तो वो होगा r इंटू dq। कितना चार्ज फ्लो हुआ वो एरिया से निकलेगा। तो रेजिस्टेंस है 10 ओम और ट्रायंगल का एरिया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सॉल्व करते हैं, 10 से 0.1 कैंसल, 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2, तो इसका आंसर है 2 वेबर। चलो एक काम करो, फिर एक क्वेश्चन और है ऐसे ही, आप इसका आंसर निकाल के बताओ। जेई मेन में भी आ चुका क्वेश्चन ये वाला। हाँ सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। करिए करिए। हाँ जी, कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है फिर? अब ये कि बच्चे का आंसर आया है, दिशा ने निकाल लिया है, मन सिमरन का भी ठीक है, सरबजीत का भी ठीक है, त्रिश का ठीक है बेटा, ठीक है, सभी बच्चे ठीक निकाल रहे हैं। सेकंड ऑप्शन सही ऑप्शन है, बिल्कुल ठीक है बेटा, ऑल करेक्ट, सभी ने ठीक निकाल लिया है। चलिए कोई मुश्किल नहीं है इसमें फिर। सुखमन का ठीक है, विभू का ठीक है। चलो फिर आगे शिफ्ट करते हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा एक बार जरा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए एक्स्ट्रा इंक इरेज कर रहा हूँ, मेथड आपको समझ आ गया। फॉर्मूला बुक में लिखना है डी क्यू इक्वल टू डी फाइव बाई आर, डी क्यू इक्वल टू डी फाइव बाई आर। फॉर्मूला बेटा शॉर्टकट नोट कर लीजिए। चलो एक्स्ट्रा इंक इरेज, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ ना बेटा आपको, एक बार मैं करवा चुका हूँ। ये एक थ्रेड है जिसका लेंथ है सॉरी 2L, और एक रॉड है जिसका लेंथ है L। इसको हमने कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पे घुमाया। तो क्वेश्चन था कि कितने वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो आपको कंसीडर करने थे 2 सर्कल्स, याद आ गया होगा, क्योंकि B इंटू डी ए बाई डी टी करना है ना। तो हमें निकालना है ये जो बाहर वाला ना, ये वाला सर्कल है, अंदर का सर्कल छोड़ना है। इससे निकलेगा कितना एरिया कवर हुआ पर सेकंड, राइट। तो इसको लिखोगे आप B इंटू एरिया कवर्ड पर सेकंड, यानी एक साइकिल में टाइम लगा T, एरिया कवर होगा पाई इंटू बाहर के सर्कल का एरिया निकालेंगे 3L का स्क्वायर आएगा, लेकिन उसमें से अंदर के सर्कल का एरिया माइनस भी करना है, तो 2L स्क्वायर माइनस भी करना था। और एक आपको बोला था 2 से मल्टीप्लाई कर लेना यहाँ पे, और 2 से डिवाइड भी कर देना ताकि 2 पाई बाई टी को ओमेगा लिखा जा सके। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने आंसर भी दे दिया है। ठीक है, बिल्कुल सही है बेटा, फोर्थ ऑप्शन ठीक है बेटा, सभी का ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, ये वाला फिर से समझा दो। बेटा। अब ना ऐसा करेंगे, मैं इसको लेक्चर को दोबारा डालूंगा, फिर बाकी बच्चे थोड़ा सा ना डिस्टर्ब होंगे। ओके सर। ठीक है, मैं लेक्चर यूट्यूब पे डालूंगा बेटा, फिर वहाँ से फिर से देखो। ओके चलिए, तो ये क्वेश्चन पहले हो चुका था, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी निकाल दिया इसको। 9L स्क्वायर में से 4L स्क्वायर माइनस करेंगे 5 आएगा, राइट। तो फोर्थ चॉइस इज द करेक्ट चॉइस। चलिए आगे चलते हैं, एक्स्ट्रा इंक रिमूव करना पड़ेगा पहले। हाँ, एक ये क्वेश्चन है बेटा, अभी जैसे आप बात कर रहे थे ना, पीछे अमनप्रीत ने क्वेश्चन पूछा कि क्या ये जरूरी है कि दोनों शीट्स जो हैं वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। अभी उसी क्वेश्चन का आंसर है। उसमें 2 शीट्स थी ना, ऐसे दो सर्कल थे, एक सर्कल राइट को गया, एक लेफ्ट को गया, तो मैंने बोला था वोल्टेज ऐड हो गए। उसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें क्या कर रहे हैं हम, ये जो इतना हिस्सा है ना राइट हैंड साइड वाला, इसको मूव करना है लेफ्ट में, और जो राइट वाला पार्ट है, सॉरी लेफ्ट वाला पार्ट, उसको मूव करना राइट। समझ गए होंगे। यानी ये जो रेक्टेंगल है ना, ये पहले इतना बड़ा था बेटा, फिर ये इतना रह गया, और फिर ये और छोटा हो गया। तो एरिया को दोनों जो ये लेंथ है ना, ये डिक्रीज कर रहे हैं, पास में आ रहे हैं। तो जैसे अगर सर्कल बाहर को गए तो इनके ईएमएफ ऐड हो गए। अगर ये दोनों सर्कल एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो इनके ईएमएफ आपको बताया था माइनस करने का। क्यों? क्योंकि इसमें भी ऊपर प्लस था बेटा, नीचे माइनस, इसका भी ऊपर प्लस था, नीचे माइनस। तो मान लो यहाँ पे 8 वोल्ट इंड्यूस हुए, और यहाँ पे लेट अस से 16 वोल्ट इंड्यूस हुए। तो अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट की ओर जाता हूँ तो मैं 8 वोल्ट नीचे आ जाता हूँ। फिर ये तो पूरा कनेक्टर ही था। यहाँ से जब मैं यहाँ जाता हूँ तो 16 वोल्ट अप चला गया, तो बेटा 8 वोल्ट नीचे आए, 16 वोल्ट ऊपर गए, तो एग्जैक्टली चेंज कितना आया? तो चेंज आया 16 वोल्ट का प्लस और 8 वोल्ट का आया नेगेटिव। तो ओवरऑल चेंज वाज 8 वोल्ट। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे, ये तब की बात है।
अगर अपोजिट जाएंगे, चाहे दोनों बाहर को मूव करें या दोनों अंदर को मूव करें, तो आपने वोल्टेजेस को प्लस कर लेना है। तो बेटा इसका अगर लेंथ है L तो यहाँ पे भी वोल्टेज इंड्यूस होगा BLV, और इसका लेंथ L है तो इसमें भी वोल्टेज इंड्यूस होगा BLV। बट क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए दोनों वोल्टेजेस को ऐड करना है। और अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते, दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते, यहाँ भी BLV आना था, यहाँ भी BLV आना था, तो होना क्या था कि इसके कंपैरिजन में जब नीचे को जाओगे तो जितने वोल्ट आप डाउन गए, तो जब इधर से ऊपर को जाओगे तो उतने वोल्ट आप अप भी चले गए। जैसे स्कूल का स्टेज होता है, स्कूल का स्टेज, यहां से आपने पहले जंप मार दिया, नीचे आ गए, फिर आप वापस ऊपर चढ़ गए उतनी हाइट से, तो पूछे कि हाइट में कितना चेंज आया? कोई चेंज नहीं आया। उसी तरह से अगर ये दोनों कंडक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो इनके वोल्टेजेस ऐड होंगे। अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगे उस केस में, उस केस में वैसे भी आप जानते हैं बेटा, अगर मैं ऐसे एक कंडक्टर को सिर्फ राइट को मूव करूं तो ना तो एरिया चेंज हुआ बेटा, देखो ना इसका एरिया तो उतना ही है। एक कंडक्टर को मैं एक्स्ट्रा इंक हटाता हूं पहले। एक कंडक्टर को अगर मैं पूरे कोई राइट को मूव करता हूं जिसका शेप है रेक्टेंगुलर, चेक करो, ये मैंने एक रेक्टेंगुलर शेप का कंडक्टर ड्रॉ कर दिया। कितनी फील्ड लाइंस है इसमें से क्रॉस हो रही? 4। अगर मैं इसको राइट को मूव कर दूं अब भी 4 ही क्रॉस कर रही है, और राइट लूं अब भी 4 ही क्रॉस कर रही है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज तब होगा अगर इसका एरिया कम होगा। अगर मैं ये वाली चीज को ना ऐसे कर दूं बेटा, 2 ही लाइन रह गई है, तो इसमें फ्लक्स इज चेंजिंग, तो आपको वोल्टेज को ऐड करना है। चलिए, होप के क्लियर हो गया होगा। दोनों अगर राइट को जाते बेटा वेलोसिटी v से, उस केस में फिर दोनों EMF माइनस करने पड़ते बेटा, फिर 0 आता। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्स्ट्रा इरेज, चलिए अगला क्वेश्चन भी इसी जैसा है। इसमें क्या है कि लूप जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पे कोई भी वोल्टेज इंड्यूस नहीं हुई क्योंकि ये तो फील्ड से बाहर आ गया। मैंने बोला था दोनों पार्ट्स अगर एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो EMF कैंसल आउट हो जाते हैं, बट ये वाला पार्ट तो फील्ड के बाहर आ गया, तो यहाँ पे कोई EMF इंड्यूस नहीं होगा, तो कैंसिल होने का मतलब ही नहीं है। सिर्फ यहाँ पे EMF इंड्यूस होगा जिसका वैल्यू होगा BLV। इसने कैंसिल करना था बट ये फील्ड से ही बाहर आ गया, यहाँ पे कोई EMF नहीं है। क्वेश्चन है कि अगर पूरे लूप का रेजिस्टेंस R हो तो करंट कितना चलेगा? तो करंट चलेगा वोल्टेज इंड्यूस्ड बाय रेजिस्टेंस, इतना ही है, वोल्टेज इंड्यूस्ड बाय रेजिस्टेंस। जो पार्ट मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ चुका है, ये वाला पार्ट, यहाँ कोई वोल्टेज इंड्यूस नहीं होनी, यहाँ पे B गायब है, BLV था ना फॉर्मूला, यहाँ पे इंड्यूस्ड EMF 0। इनमें क्यों नहीं इंड्यूस होगा? क्योंकि इनका जो वेलोसिटी है ना मोशन, वो इनकी लेंथ के पैरेलल है। यहाँ पे कोई EMF नहीं आएगा, यहाँ पे कोई EMF नहीं, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी और लेंथ में एंगल 0 हो गया। यहाँ पे कोई EMF नहीं क्योंकि फील्ड से बाहर आ गया। सिर्फ एक ही पार्ट में EMF इंड्यूस होगा, BLV, उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड करिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। चलिए, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। सर हाँ जी बेटा, बोलिए बोलिए। सर ये R से डिवाइड क्यों कर रहे हैं ये नहीं समझ क्योंकि हमें करंट पूछा है, कितना करंट चलेगा लूप में, ओके। ठीक है।
नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा गलत हो गया। इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा है ना आपका बेटा, क्वेश्चन सही क्वेश्चन है। इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा है तो बीएलवी आएगा, बीएलवी आंसर आएगा। मैंने गलत कर दिया, करंट निकालना हो तो बाय आर करेंगे, अभी बीएलवी लिखना है। तो ठीक है, आपका क्वेरी सही है, राइट बीएलवी, यानी फोर्थ ऑप्शन सही ऑप्शन है। सॉरी, मैंने शायद इतना लगा मुझे कि करंट निकालना है। ओवर कॉन्फिडेंस हर बंदे को तंग करता है, मुझे भी तंग करता है कई बार। मुझे लगता है क्वेश्चन याद है मुझे पूरा। चलो, इंड्यूस्ड ईएमएफ बीएलवी है। चलिए आगे चलते हैं। ये तो आप कर पाएंगे अपने आप, देखो जरा निकाल के दिखाओ सारे बच्चे। फ्लक्स का वेरिएशन दिया है टाइम के साथ, d∅dt कर दो, उसके आगे की माइनस साइन भी लगाना होता है, याद रखना। यहाँ पे माइनस लगा हुआ है ना, ठीक है, माइनस साइन लगा देना आगे। फिर t का वैल्यू 3 सेकंड पुट करो, फाइंड E इक्वल टू माइनस d∅dt, माइनस साइन था ना ड्यू टू लेंज़ रूल, और उसमें t का वैल्यू 3 सेकंड डाल दो। हाँ जी, खुशी विनाश ने आंसर दिया है 3, कुछ ने आंसर दिया है 2। हाँ आएगा तो 10 आंसर आएगा, बट 10 आएगा कि -10 आएगा, वो देखो -10, बिल्कुल ठीक है। सेकंड ऑप्शन डिफरेंशिएट करो, 20t - 50 आ जाएगा, उसके बाद t का वैल्यू बेटा 3 सेकंड डालना है। 60 में से 50 माइनस होंगे, लेकिन आगे एक माइनस साइन भी था इसलिए -10। सिंपल है, ठीक है। चलिए अब एक करंट का वेरिएशन टाइम के साथ दिया है एक कॉइल, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ टाइम के साथ कैसे चेंज होगा। तो किसी कॉइल में अगर करंट को चेंज किया जाए तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला था E इक्वल टू -L इंटू di/dt। और मैंने +1 में आपको कई बार बताया कि dy/dx जो है ना, वो बेसिकली स्लोप ऑफ द ग्राफ होता है। dy/dx इज स्लोप ऑफ द ग्राफ, y वर्सेस x ग्राफ का स्लोप होता है। लेकिन यहाँ पे हमें di/dt यानी स्लोप भी देखना है और स्लोप का नेगेटिव भी चूज करना है। तो पहले मैं बात करूँ 0 से लेके t/4 तक। इस दौरान क्या हुआ, मैग्नेटिक करंट में चेंज आ रहा था और स्लोप था पॉजिटिव। जो ग्राफ ऊपर को चढ़ते हैं स्लोप पॉजिटिव बेटा, पर आगे माइनस भी लगाना है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नेगेटिव आएगा। लेकिन स्लोप सभी जगह स्ट्रेट लाइन मतलब कांस्टेंट था, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कांस्टेंट होगा। अब जो ये वाला पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें स्लोप क्या है, नहीं 0 बेटा। जो ऊपर को चढ़ते हैं स्लोप पॉजिटिव, जो नीचे को आते हैं स्लोप नेगेटिव, जो सीधे रहते हैं वो स्लोप 0 स्लोप, दैट मीन्स di/dt इज 0। करंट चेंज ही नहीं हुआ तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी आएगा 0। यहाँ पे ग्राफ नीचे की ओर आ रहा है तो स्लोप इज नेगेटिव। नेगेटिव का नेगेटिव लेंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो बेटा वोल्टेज पॉजिटिव में इंड्यूस होगी। और ये जो लास्ट वाला पार्ट है, इसमें करंट पक्का ही 0 था, तो यहाँ भी स्लोप 0 हुआ, स्लोप 0 हुआ तो इंड्यूस्ड वोल्टेज भी 0। तो ये ग्राफ बनेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस टाइम। बुकलेट है ना आपके पास, क्वेश्चन नंबर 49 देखो जरा, बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 49। हाँ जी, कौन सा चॉइस सही आ रहा है बेटा, फिर बुकलेट में देखो क्वेश्चन।
हाँ जी, प्राप्ति सही आंसर है आपका बेटा। जैस्मी, ग्रेस, सबने ठीक बोला है, ठीक है। चॉइसेस ना मैंने डाली थी, मुझे लग रहा है। ठीक है, सभी का सही है बेटा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका बेटा, जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आंसर ना डिस्प्ले कर देता हूँ, ये हटाना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ठीक है। चलो आंसर बेटा ये है, दिस ब्लू वन इज द करेक्ट आंसर। यही ड्रॉ किया था अभी हमने। ओके, अब अगला क्वेश्चन है, ये एक रेक्टेंगुलर लूप है। इसमें इस कंडक्टर को पी क्यू को, जिसका लेंथ है एल, उसको वेलोसिटी v से राइट को लेके जा रहे हैं, और एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द पेपर। तो पहले चेक करो, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड राइट एंगल पे हो गए, हो गए। तो इसका मतलब है इंड्यूस्ड ईएमएफ BLV होगा, लेकिन वो इस पार्ट पे ही होगा बस। यानी ऐसे सोचो कि यहाँ पे एक सेल लगाया हुआ है, उस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है BLV, बट यहाँ से दो रास्ते निकल रहे हैं, ध्यान दो। एक इधर को गया, एक इधर को गया, और ये दोनों सेल के नेगेटिव को आके मिलते हैं। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये R एंड दिस R हैं पैरेलल, तो R को पैरेलल में करेंगे, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा R/2। लेकिन इसका जो सोर्स ऑफ EMF है, जो इंड्यूस्ड EMF बना, इसका भी रेजिस्टेंस है R। अब आपको याद है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस को प्लस करते थे एक्सटर्नल में। तो करंट यहाँ से हुआ डिवाइड हो गया तो पैरेलल, लेकिन ये दोनों करंट इसके थ्रू तो क्रॉस होने ही होने हैं ना, तो ये वाला आएगा सीरीज में। इसको बेटा सीरीज में प्लस करो, तो कितना रेजिस्टेंस ओवरकम करना है सर्किट में, वो हो गया 3R/2। अब आपको पूछा है कि सभी पार्ट्स में बताइए करंट क्या क्या होगा। तो ये वाला करंट तो होगा, टोटल करंट इज टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ये तो आ गया टोटल, बट ये करंट आगे जाके डिवाइड हो गया दो इक्वल पार्ट्स में। तो इन करंट्स को लिखा हुआ है यहाँ पे I1 और I2। तो I1 I2 होंगे इसका हाफ, इसका हाफ करिए बेटा, इसका हाफ करेंगे तो BLV अपॉन 3R, थर्ड ऑप्शन सही आना चाहिए। और सेंटर में से करंट जाएगा 2BLV अपॉन 3R। दोबारा समझाता हूँ, ये जब रॉड जाएगी राइट हैंड साइड को वेलोसिटी v से, तो इसमें BLV EMF बनेगा। तो ट्रीट इट लाइक अ सेल हुज वोल्टेज इज BLV EMF, और इसका सेल का अपना रेजिस्टेंस है R। बट इसको दो रेजिस्टेंस को करंट फीड करना है। जब एक बैटरी के साथ आप दो डिवाइस लगा देते हो डायरेक्ट टर्मिनल टू टर्मिनल, तो वो डिवाइसेस होते हैं पैरेलल। तो ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं, इक्वल साइज के दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाओगे तो रेजिस्टेंस बनेगा R/2। और इंटरनल रेजिस्टेंस को सीरीज में लेना होता है, तो टोटल जो रेजिस्टेंस ओवरकम करना है ना वोल्टेज BLV ने, वो 3R/2 है। तो वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे, वो करंट आएगा जो बैटरी में देना है। तो यहाँ से करंट जाएगा 2BLV/3R, और जो साइड्स में करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाना है इक्वली, उसको हाफ हाफ कर दीजिए, तो ये 2 हट जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा जी। ठीक है, सही आंसर बताया बेटा, जिन बच्चों ने बताया थर्ड ऑप्शन सही बताया, करेक्ट। निशा, विभू, ऑल आर करेक्ट। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए।
एक्स्ट्रा इंक रिमूव। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें डिस्कस करना है थोड़ा सा LCR सर्किट को। इसमें याद होगा हमने एक फेज डायग्राम बनाया था, रेजिस्टेंस का वोल्टेज करंट के साथ सेम फेज में, इंडक्टर का वोल्टेज करंट से आगे था, कैपेसिटर का वोल्टेज करंट से पीछे था। याद आ गया होगा? ठीक है, तो फिर हमने इन दोनों को माइनस कर लिया था, VL VC को, और ये अपने पास एक ट्रायंगल बन गया था। यहाँ से हमने दो चीज़ें निकाली, एक तो E का वैल्यू, E का वैल्यू आएगा जैसे वो पैरेललोग्राम लॉ होता है ना, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर 90 पे हो तो बेस का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो ये आ गया आपका EMF, लेकिन हमने फिर VR का वैल्यू पुट किया IR, VL को IXL, VC को IXC, तो वो I हमने कॉमन निकाल दिया, और जो बाकी बचा उसको नीचे ले गए वोल्टेज के, और इस पार्ट को नाम दिया था इम्पीडेंस। याद आ गया होगा? तो जिन बच्चों ने लेक्चर नहीं किया है ये वाला, वो ज़रा ध्यान से बेटा सीरीज LCR वाला लेक्चर कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सीरीज LCR वाला लेक्चर, लिंक मैंने नीचे शेयर कर दिया है। फिर था कि करंट और वोल्टेज में कितना फेज डिफरेंस होगा, फाई निकालना था। उसके लिए tan फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर को चाहे VL माइनस VC लिख लो, डिवाइड बाय बेस VR, या फिर VL को IXL लिखोगे, VC को IXC, और VR को I इंटू आर। आई कॉमन निकाल के दो फॉर्मूले थे अपने पास tan फाई के लिए। इसमें कुछ स्पेसिफिक एक फिनोमिनन था जिसको हमने नाम दिया था रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या था कि एक खास फ्रीक्वेंसी पे जाके इम्पीडेंस का वैल्यू मिनिमम हो जाता है। बेटा अब मैं सिर्फ जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स है वही बता रहा हूँ, जिन्होंने लेक्चर पूरा नहीं किया है दे मस्ट गो थ्रू सीरीज LCR सर्किट। यूट्यूब पे जब डल जाएगा तो ऊपर आपके पास टीजर भी आएगा, अभी तो नहीं आ रहा है, अभी तो लाइव चल रहा है, तो वहाँ से बेटा पहले सीरीज LCR वाला सर्किट वाला लेक्चर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन। चलिए फिर करंट का ग्राफ की प्लॉट किया था फ्रीक्वेंसी के साथ। एक खास फ्रीक्वेंसी पे करंट बिकेम मैक्सिमम, जिस टाइम XL XC कैंसिल हो जाते हैं उस टाइम सर्किट का इम्पीडेंस यानी कि Z मिनिमम हो जाता है और करंट मैक्सिमम हो जाता है। और इस कर्व की जो शार्पनेस है P, वो डिसाइड करती है कि ये जो सर्किट है ना, रेडियो रिसीवर में हमने यूज़ किया था, लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन किया, तो क्या वैल्यू थी कि इसकी क्वालिटी कैसी है रेडियो की, उसके लिए 1 बाय रेजिस्टेंस का वैल्यू और रूट में L/C, उसकी क्वालिटी सबसे अच्छी होगी। तो रेजोनेंस का फिनोमिनन था कि एक खास फ्रीक्वेंसी का करंट बहुत ज़्यादा और बाकी करंट बिल्कुल कम, ऐसा रेजोनेंस में होता है। रेजोनेंस में बताया था आपको +1 में, एक बच्चे ने ना वो चीख मार के ग्लास तोड़ा था, उसका वीडियो दिखाया था मैंने आपको। तो जब हमारी साउंड की फ्रीक्वेंसी जो वो टम्बलर था ग्लास का उससे मैच हो जाएगी तो ग्लास इज सेट इनटू ऑसिलेशंस ऑफ लार्ज एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी जब मैच हो जाएगी। रेडियो में भी यही होता है, जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमारे रेडियो की और जो स्टेशन आपने सुनना जब मैच हो जाती है तो उसके गाने बजने शुरू हो जाते हैं। रेजोनेंस के 10 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इम्पीडेंस उस टाइम मिनिमम हो जाता है और इक्वल टू R हो जाता है, करंट मैक्सिमम हो जाएगा उस टाइम। XL का वैल्यू XC के बराबर होगा। XL याद होगा ओमेगा L के बराबर था, XC 1/ωc था। ओमेगा ओमेगा इकट्ठा करो, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, रूट ले लो 1/√LC। ये रेजोनेंस की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, बट ओमेगा होता है 2π इंटू फ्रीक्वेंसी, 2π को नीचे ले जाओ, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया। सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर का बिहेवियर आपस में कैंसल आउट हो जाता है और रोल रह जाता है सिर्फ रेजिस्टेंस का, तो सर्किट का बिहेवियर इज प्योरली रेजिस्टिव बिहेवियर। tan फाई का वैल्यू, क्योंकि XL XC बराबर हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, tan फाई 0 आता है जब फाई इक्वल टू 0 होगा। फाई इक्वल टू 0 मीन्स वोल्टेज का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, सेम फेज में होंगे दोनों।
पावर फैक्टर कॉस फाई, मेरा पावर फैक्टर था ना, आगे मैं लिख देता हूँ एक बार जरा। जो एसी सर्किट्स होते हैं उनमें एवरेज पावर का फॉर्मूला था आरएमएस वोल्टेज, आरएमएस करंट इनटू कॉस ऑफ दिस एंगल कॉस फाई। तो कॉस फाई को पावर फैक्टर बोलते हैं। वैसे तो पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। एसी में एक और फैक्टर साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ता है कॉस फाई, विच इज कॉल्ड पावर फैक्टर। और जब फाई का वैल्यू 0 हो जाएगा, कॉस 0 हो जाएगा 1, तो उस टाइम पावर फैक्टर जो होगा 1। तो सर्किट में कितना पावर कंज्यूम होगा वो होगा करंट का स्क्वायर इनटू आर। रीजन बीइंग इंडक्टर और कैपेसिटर कुछ पावर कंज्यूम ही नहीं करते, दोनों वॉटलेस डिवाइस होते हैं। और इस सिचुएशन में क्योंकि फाई का वैल्यू 0 आ रहा है, tan फाई 0 आएगा। 0 तब आएगा अगर VL और VC भी इक्वल हो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, तो बाद में नोट डाउन करना ताकि ना टाइम थोड़ा सा बचा लें हम। स्क्रीनशॉट ले लो। सारे पॉइंट सीरीज LCR सर्किट के हैं, पुराने हैं, लास्ट लेक्चर के। एवरेज पावर वाला वीडियो भी डाला हुआ है बेटा यूट्यूब पे, जिनका मिस हो गया था मैंने ग्रुप में शेयर किया हुआ है, यू कैन डू। क्वेश्चन इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। हाँ जी, वीना का क्वेश्चन है कि पावर लॉस रेजोनेंस पे कितना होगा। ये बेटा आई स्क्वायर इंटू आर ही होगा, बस आई स्क्वायर इंटू आर। हाँ, रेजोनेंस पे पावर कंज्यूम्ड इज मैक्सिमम, क्योंकि इस टाइम हाईएस्ट करंट चलता है। रीजन क्योंकि करंट हाईएस्ट है। करंट मैक्सिमम, पावर सिर्फ रेजिस्टेंस लेने नहीं है। अगर इसको मैक्सिमम करंट मिल गया तो पावर लॉस भी मैक्सिमम होगा उस टाइम। ठीक है बेटा, पीक वैल्यू नहीं है, ये सारी आरएमएस वैल्यूज है। वोल्टेज का, करंट का जो वैल्यू लिखे हुए हैं ये आरएमएस में लिखे हुए हैं। पीक निकालना है, √2 से मल्टीप्लाई कर देना। चलिए, लास्ट टाइम मैंने ना ये कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे, अभी करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 जेई मेन 2018 का है। करंट का वैल्यू दिया है, वोल्टेज का वैल्यू दिया है, एवरेज पावर पूछा है और पूछा है कि वॉटलेस करंट कितना है। चलो देखो बेटा, बताता हूँ अभी। आपको दिया है कि करंट में और वोल्टेज में π/4 का फर्क है। करंट और वोल्टेज, बेटा करंट में लिखा है, सॉरी वोल्टेज में लिखा है साइन ऑफ 30t, करंट में लिखा है साइन 30t माइनस π/4। तो ये वोल्टेज हो गया, करंट से बेटा ये आगे है। कितना एंगल? 45 डिग्री। π/4 45 डिग्री होता है। ओके, एक तो पूछा है हमें कि पावर कितनी है, एवरेज। एवरेज पावर होती है ERMS। RMS निकालने के लिए पीक को √2 से डिवाइड करना होता है। IRMS डिवाइड कर दिया इनटू कॉस ऑफ 45 डिग्री, कॉस थीटा, कॉस 5, कॉस 45 1/√। तो √2 करके 2 हो जाएगा और यहाँ पे 10 बन जाएगा। तो 1000/√2 पावर हो गई। तो 1000/√2 एक ही ऑप्शन है अपने पास वैसे तो। अब पूछा है कि वॉटलेस करंट कितना है। तो वॉटलेस करंट निकालने के लिए आप करंट को मैंने बोला था आरएमएस वैल्यू बेटा, तो पहले तो √2 से डिवाइड करेंगे। इसका वो कंपोनेंट निकालेंगे जो ईएमएफ के साथ राइट एंगल पे है। तो अगर ये एंगल 45 है, ये भी 45 होगा। आपको ये वाला पार्ट निकालना है, यानी कि बेसिकली IRMS इंटू कॉस थीटा निकालना है। चलो, तो कितना आया कॉस 45 डिग्री 1/√2। वो करंट जो EMF के साथ 90 के एंगल पे है, तो 20/10 2 आ गया इक्वल टू 10।
चलिए बेटा, अब ना मैंने सभी को परमानेंटली म्यूट कर दिया है क्योंकि कुछ डिस्टर्बेंस हो रही थी। आपने जो क्वेश्चन अपना लिखना है वो चैट बॉक्स में लिखना है। चलो एक स्क्रीनशॉट लो बेटा इसका। ये दोबारा बताऊं? हाँ, वॉटलेस करंट वो करंट जो वोल्टेज के साथ 90 का एंगल बनाता है, जिसका वोल्टेज यानी कि पावर नहीं है। तो आपको इस करंट का ना ये वाला कंपोनेंट निकालना है कि ये कितना है। तो यहाँ पे एंगल 45 बना था, तो मैंने 45 का कॉस कर दिया 1/2। अच्छा, क्या अब आवाज आ रही है? देखो जरा, आ गई आ गई आ गई। चलो ठीक है, मुझे लगता है ना मेरे से वो हिल गया। चलिए चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, अच्छा 32 नंबर हो चुका है ऑलरेडी, है ना? इसको निकाल दें आगे, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए मैं एक्स्ट्रा इंक हटा रहा हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट हो। हाँ जी, 32 नंबर नीट 16 का क्वेश्चन है बेटा, पीएमटी 16 का। इनमें से कौन सा सर्किट जो है वो बेटर रहेगा फॉर रेडियो ट्यूनिंग कम्युनिकेशन के लिए? तो बेटा वो वाला अच्छा होता है जिसका क्वालिटी फैक्टर अच्छा होता है। क्वालिटी फैक्टर लिखा था आज भी हमने, 1/R√L/C। रेजिस्टेंस ढूंढो, सबसे बड़ा कौन सा है? दो है। इंडक्टेंस ढूंढो सबसे बड़ा, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया बेटा, वेरी सॉरी बेटा, वेरी सॉरी वेरी सॉरी। रेजिस्टेंस सबसे छोटा, गलत बोल। इंडक्टेंस सबसे ज्यादा, वो भी यही है। कैपेसिटेंस सबसे कम, सबसे कम कैपेसिटेंस यही है बेटा। बहुत इजी है ना, जल्दी से ही मिल गया। हाँ जी, काफी बच्चों ने आंसर भी दे दिया है। ठीक है ठीक है ठीक है। खुशी वर्मा, विभू, सभी का ठीक है बेटा। मन सिमरन करेक्ट। अच्छा समझ गए होंगे। रेजिस्टेंस लोएस्ट, सी लोएस्ट, एल हाईएस्ट, ढूंढ लेना, आंसर आ जाएगा। चलो 33 नंबर देखो जी। एक इंडक्टर है 20 मिली हेनरी का, कैपेसिटर 100 माइक्रोफैरेड, रेजिस्टर 50 ओम, सभी को लगाया एक वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस। पावर लॉस इन द सर्किट। तो पावर बेटा लेनी है रेजिस्टेंस की बेसिकली, है ना? तो देखते पहले इनको वोल्ट कितने कितने मिलते हैं। इंडक्टर का रिएक्टेंस चेक करो जरा। 314 को हम 314 को 100 पाई लिख सकते हैं मेरे हिसाब से। 314 ये ओमेगा का वैल्यू है। ओके,
इसको आपने ओमेगा इंटू एल करना है, तो 20 मिली मिली मतलब 10⁻³ अच्छा, कैपेसिटर को हमने देना है 100 माइक्रोफैरेड, लेकिन कैपेसिटर का रिएक्टेंस होता है 1/ω⁻c। सी का वैल्यू हो गया आपका 100 माइक्रो मतलब ऊपर 10⁻6 जाएगा एक ना। ये बेटा कैपेसिटर का रिएक्टेंस हो गया, बट जरा चेक करिए दोनों को ध्यान से। नहीं, सेम तो नहीं आ रहा, अलग अलग है। दे आर डिफरेंट। चलो एक काम करता हूँ बेटा, मैं आपको ना वैल्यूज दे देता हूँ, सॉल्व अपने आप करना। ये आपका आ गया एक्सएल, ये आपका आ गया एक्सएल। अब 314 यूज कर लेना बेटा, वो इजी रहेगा। मुझे डाउट था कि कुछ कैंसिल होगा, बट हो नहीं रहा। तो अब आप निकालेंगे बेटा सर्किट में करंट कितना चल रहा है। करंट निकालने के लिए आरएमएस वोल्टेज, और वो ध्यान रखना 10 वोल्ट जो है वो आरएमएस नहीं है, वो पीक है, डिवाइड बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर। आर का वैल्यू 50 दिया हुआ है, और ब्रैकेट में यहाँ पे वो इम्पीडेंस में था ना XL माइनस एक्स। ये निकाल के एक बार सॉल्व कर लेना बेटा। पहले करंट निकाल लेना। तो जैसे बताया मैंने, इंडक्टर कैपेसिटर तो करंट लेते नहीं है, तो जो हीट है, पावर जो है ना, वो तो रेजिस्टेंस नहीं लेनी है। तो जो करंट आएगा वो करंट यहाँ पे पुट करना, कैलकुलेटर से करना, कोई बात नहीं है, निकल जाएगा वैसे, अदरवाइज ज़्यादा मुश्किल नहीं कैलकुलेशन, बट मुझे माउस से करनी पड़ेगी। सो लेट अस अवॉइड टाइम, तो बाकी अपने सॉल्व करना है इसको। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए बेटा। हाँ, दोबारा बता दूँ इसको एक बार, दोबारा देखो। इंडक्टर का रिएक्टेंस होता है ओमेगा एल, कैपेसिटर का रिएक्टेंस होता है 1/ω⁻c। ओमेगा का वैल्यू 314, कैपेसिटेंस दिया है माइक्रो में, उसको बेटा फैराड में चेंज कर लेना। इंडक्टर का इंडक्टेंस मिली में है, मिली को हेनरी में, एक्सएल एक्सी निकालो। और करंट की जो इक्वेशन निकाली थी हमने सीरीज एलसीआर की, उसमें वैल्यू डाल दो। फिर पावर इज कंज्यूम्ड ओनली बाय रेजिस्टेंस, तो I² इंटू आर कर दो, दैट्स ऑल। नहीं करोगे तो फिर दूसरा तरीका है, वो लंबा काम है, E इंटू ERMS IRMS इंटू कॉस फाई निकालो, फिर एक ये तरीका है, ये लंबा है लेकिन ये इजी है, इजी वाले पे चलो। अच्छा 34 इज होमवर्क। एक इंडक्टर की एनर्जी स्टोर दी हुई है, करंट गिवन है, इंडक्टेंस कितना है वो निकालो। फॉर्मूला याद होगा, हमने इंडक्टर की एनर्जी स्टोर लिखी थी ½ Li²। यू मैंने लिख दिया क्योंकि ईएमएफ के लिए ई यूज़ हो रहा है, तो मैंने एनर्जी को यू लिख दिया। इसमें वैल्यूज डालना बेटा, बस हो जाएगा। हाँ जी, ये 10/√2 क्यों लिखा? वो इसलिए क्योंकि बेटा यहाँ पे ना ये जो वैल्यू लिखनी ना वोल्टेज की, ये आरएमएस वैल्यू लिखनी है, और हमें 10 वोल्ट दिया है पीक वोल्टेज, तो 10/√2 करना पड़ेगा आरएमएस लिखने के लिए। चलिए, होप क्लियर हो गया होगा, आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, एक 2 मिनट और हैं अपने पास, अभी एक आधा क्वेश्चन और ट्राई करेंगे। हाँ जी बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो, ये क्वेश्चन सेंड किया था मन सिमरन ने। क्वेश्चन वाज कि एक आर्क लैंप है, उसकी टेंशन मत लो। आर्क लैंप में एक्चुअली स्पार्क होता है, उसके थ्रू जलता है वो डीसी करंट पे चलता था, 10 एम्पियर करंट लेता था, और 80 वोल्ट उसको चलने के लिए चाहिए। अगर उसको हम 220 वोल्ट आरएमएस 50 हर्ट्ज स्प्लाइस से कनेक्ट कर दे एसी के साथ, तो बड़ा 80 वोल्ट पे चलने वाली चीज़ को 220 वोल्ट पे चलाओगे तो फूक जाएगी, वो बर्न आउट हो जाएगा। तो हमें उसके साथ कुछ रेजिस्टेंस लगाना है। जैसे मैंने बताया कि एसी में आपके पास 3 तरीके हैं करंट को कंट्रोल करने के। रेजिस्टेंस लगा सकते हो,
इंडक्टर लगा सकते हो, कैपेसिटर लगा सकते हो, बट इंडक्टर कैपेसिटर की खासियत ये है कि ये वॉटलेस डिवाइस होते हैं, एनर्जी को बिना वेस्ट किए करंट को कंट्रोल कर लेंगे। तो 10 एम्पीयर करंट लेता था 80 वोल्ट, तो वोल्ट को अगर हम करंट से डिवाइड कर दें ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो इसका जो बल्ब का रेजिस्टेंस था लैंप का वो 8 ओम। अब हमने इसके साथ इंडक्टर लगाना है ताकि करंट 220 वोल्ट में से बढ़ जाना था, काफ़ी ज़्यादा करंट हो जाना था और ये ख़राब हो जाता बल्ब लैंप। तो हमें करंट को दोबारा लिमिट करना है 10 एम्पीयर, लेकिन वोल्ट हमने देने 220 वोल्ट। तो साथ में कुछ रेजिस्टेंस ऐड करेंगे। एसी में रेजिस्टेंस इंडक्टर भी दे देता है, कैपेसिटर भी दे देता है। तो हमें पूछा कितना इंडक्टेंस लगाओ। तो वैसे तो मैंने पीछे लिखा था फॉर्मूला, अभी वी आर एम एस को हमने ना आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर से डिवाइड किया था। बट अब कैपेसिटर तो लगाया नहीं आपने, कैपेसिटर लगाया तो इस टर्म को हटा दो, ये नहीं आया, तो सिर्फ एक्सएल का स्क्वायर आएगा। रेजिस्टेंस आपने निकाल दिया 8 ओम, वोल्ट आपको पता लग गए 220 वोल्ट पे चलाना है, एम्पियर 10 चाहिए, बस आगे सॉल्व करो। लेकिन पहले ना एक्सएल निकलेगा, स्क्वायर कर दो दोनों साइड में, एक्सएल का वैल्यू आ गया, लेकिन आपको एल निकालना है, एल इंडक्टर का इंडक्टेंस कितना है। तो एक्सएल का वैल्यू होता है ओमेगा एल, 2 पाई ओमेगा एल, ओमेगा होता है 2 पाई इंटू न्यू फ्रीक्वेंसी, है ना। फ्रीक्वेंसी आपको 50 हर्ट्ज दी हुई है, यहाँ पे 50 पुट कर देना। पाई तो आप लिख ही दोगे 3.14 इंटू 2, तो हमें 420 स्क्वायर रूट को 2 पाई न्यू यानी 2 पाई इंटू 50 से और डिवाइड करना है। इसको सॉल्व कर देना बेटा, कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी होगी ऑफ कोर्स, मानता हूँ। एक काम करो ना, 441 ना 21 का रूट होता है, ऐसे करो, और 20 का रूट होता है 400, तो आप इसके बीच का आंसर ले लो। इसके रूट को ना आप 21.5 ले देना, आसान तरीका बता रहा हूँ। पाई को 22/7 लिखना होता है ना, इंटू 50 इंटू 2 तो 100 ही हो जाएगा ना। बाकी ये थोड़ा सा सेट कर लेना इसको, अगर अंदाज़ा लगाना है तो इसको भी कैंसिल कर दो। तो 7/100 कितना होगा बेटा, 0.07 ना, 0.07 के आसपास का आंसर ढूंढो। बेटा थोड़ा तुक्का मार सकते हैं, इतना कोई बात नहीं, चलेगा। थोड़ा फर्क है ना, इधर देखो ना, इधर बेटा आ रहा था 0.065, मैंने बेटा बिना कैलकुलेशन के निकाला है 0.07, तो क्या बुरा किया। हाँ, किसी को बुरा लगा तो कोई बात नहीं है बेटा, इतना आसान तो मैंने आपका कैलकुलेशन कर दिया है। ठीक है, चलो खुश हो गए ना। चलो ठीक है बेटा, क्लोज करते हैं। तो कल जो टेस्ट होना है वो इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको टेस्ट में मिलेंगे। तो जिन्होंने वीडियो को दोबारा देखना, मैं सुबह तक कर दूंगा अपलोड बेटा, मॉर्निंग। चलिए ओके बेटा, वेरी गुड नाइट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।